नमस्कार दोस्तों, आज सॉल्व करते हैं 17 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? तो ये हो जाएगा पंजाब। आगे है इसमें, राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। विभिन्न राज्यों में उनकी लोकप्रिय व्यंजन है। पंजाब का हो जाएगा मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसके अलावा यहाँ छोले भटूरे, राजमा चावल, पराठे एवं लस्सी लोकप्रिय भोजन है। गुजरात का हो जाएगा ढोकला और थेपला। उत्तराखंड का दाल रोटी, जो मंडवे की रोटी तथा गहत की दाल फानू होती है, और बाड़ी काफुली आदि। छत्तीसगढ़ में मालपुआ चावल को कूटकर उसमें गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। फरा हो जाएगा मुठिया और बारा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा भुज गुजरात में स्थित है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप के झटके लगे थे, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 6.9 रिक्टर थी। इस विनाशकारी भूकंप का अधिकेंद्र 23.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69.8 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात कच्छ जिले के भुज से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू तथा फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये हो जाएगा असम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम राज्य के गांवों में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू और फर्श तथा दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। वर्षा के मौसम में घरों में पानी न भर जाए, इसलिए यहाँ के लोग घरों को बांस पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है, और कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? इसमें हो जाएगा, कानपुर से और नई दिल्ली के बीच की दूरी दी हुई है 432 किलोमीटर, और ए से ये 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पे प्रस्थान किया, और बी पर 17 दिसंबर 2021 5:45 पर पहुंची। तो ट्रेन द्वारा कानपुर से चली गई दूरी चलकर नई दिल्ली तक पहुंचने में लगा समय, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 घंटा और 60 मिनट। इसे 8 घंटे कर सकते हैं। तो ट्रेन की औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दिया हुआ है 432 और कुल समय 8 है। इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के पर्यावरण के अध्ययन की NCERT की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो 1 सेंटीमीटर का मान 110 दिया हुआ है, तो 110 को 15.5 सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, मीटर में आएगा तो 17.5 मीटर। इसे किलोमीटर में बताना है तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो 1705 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1/1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.705 किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस भाग का है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना का भाग है। मुक्तापुर पोचमपल्ली तेलंगाना जिले का एक गांव है। इस जिले से ज़्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला वर्तमान में तेलंगाना राज्य का भाग है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं? तो ये हो जाएगा अबू धाबी में। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी शहर में केवल खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं क्योंकि खजूर की एकमात्र ऐसा पेड़ है जो वहां उग सकता है। वहां आसपास रेत ही रेत है और वर्षा की संभावना बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा बतानी है, जिसमें हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। आगे है इसमें अगला प्रश्न है, पीतल या ब्रांस के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो ए ऑप्शन है यह एक तत्व है, बी है यह एक यौगिक है और सी दिया हुआ है यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है, डी है यह कॉपर और टीन का समांगी मिश्रण है। तो पीतल ये हो जाएगा यह कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है। आगे है पीतल कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु है, जबकि कांसा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। पीतल में 17% कॉपर और 30% जस्ता होता है तथा यह बर्तन बनाने में काम आता है, जबकि कांसे में 90% कॉपर और 10% टीन होता है और यह सिक्का, घंटी और बर्तन बनाने में काम आता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं। इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, तो ये हो जाएगा ये केरल का राज्य है। आगे है, केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। उबले हुए टैपिओका को नारियल और उपयोग करके बनाई गई किसी भी करी के साथ खाना या लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना, बी है लगभग 8 वर्ष पुराना, सी है लगभग 100 वर्ष पुराना और डी है अत्यंत आधुनिक। ये हो जाएगा 1000 वर्ष से भी पुराना। आगे है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन 1000 वर्ष भी पुराना है। चांगपा घुमंतू जनजाति है जो खानाबदोश जीवन पसंद करती है। ये प्रसिद्ध पश्मीना शाल का उत्पादन भी करते हैं। चांगपा लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग इलाके में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राज्यों की संख्या है, तो हो जाएगी 28। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर को नए केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हुए हैं तथा दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का एकीकरण कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश गठन किया गया है। अगला है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है। ए है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, सी दिया हुआ है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और डी है केरल, कर्नाटक और तेलंगाना। इसमें हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
बंगाल की खाड़ी से निम्न तटीय राज्य सीमा साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? तो चिराओ हो जाएगा मिजोरम का लोक नृत्य है। चिराओ मिजोरम का लोक नृत्य है। यह मिजोरम के गाँव में फसल पकने के अवसर पर किया जाता है, जिसमें जमीन पर बांस की लकड़ियां लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लकड़ियों को जमीन पर पीटते हैं। लकड़ियों के बीच महिलाएं एक कतार में खड़े होकर नृत्य करती हैं। इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। आगे है राज्य और लोकप्रिय नृत्य। तो उड़ीसा का हो जाएगा छाऊ, मुनारी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है जो, और कीसा बाड़ी। असम का बिहू और बागुरुम्बा। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा सरहुल, गेंडी, कसार, सुआ आदि। और मिजोरम का है चेराव, खुल्लम, चैलम, थंगलाम, जंगटलनम आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखी ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? ए है जम्मू और कश्मीर, बी है लेह और लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है मेघालय। इसमें हो जाएगा लेह लद्दाख। लेह और लद्दाख भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जो ऊंचा, सूखा और समतल है, जहां ठंडी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ए है अनुपूरक, बी है एकल विषय, सी है एकीकृत और डी है पाठ्य पुस्तक आधारित। इसमें हो जाएगा एकीकृत। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बाल केंद्रित एवं एकीकृत है। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की एक ऐसी विधि है जो विषयों के बीच के अवरोधों को तोड़ने का प्रयास करती है, ताकि विद्यार्थियों के लिए अधिगम अधिक सार्थक हो सके। अर्थात यह ज्ञान तथा पाठ्यक्रम का एक ऐसा उपागम है जो एक से अधिक विषयों से सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश करते हैं? सिफारिश है, ए है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना, बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, सी है किताबी शिक्षा से प्रस्थान, डी है स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना। इसमें बी, सी और डी तीनों सही हो जाएगा, बी, सी और डी। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं वो निम्न है। पहला है रटकर सीखने के हतोत्साहित करना, किताबी शिक्षा से प्रस्थान और स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं नहीं होना। पांचवा है पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ए है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बी है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, सी है बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी। आगे है
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्न है। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चों को ज्ञान के अनिश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है, बी है यह किताबी है, सी है इसमें प्रशिक्षण के रूप में शिक्षक शामिल है, और डी है यह पुनर्प्राप्ति कथा प्रथाओं पर केंद्रित है। तो इसमें हो जाएगा यह बाल केंद्रित है। आगे है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र बाल केंद्रित एवं एकीकृत है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अध्ययन में बच्चों को ध्यान में रखकर सिखाया जाता है, जिसका लक्ष्य बच्चों को इस योग्य बनाना है कि पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने, समझने तथा संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ए है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बी है बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, सी है अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए, और डी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए। इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस स्तर पर शिक्षकों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पारंपरिक शिक्षण के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक द्वारा अभिभावक एवं समुदाय को अधिगम प्रक्रिया में लाना, विभिन्न संबंधों को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, और बच्चे कैसे सीखें और कैसे समझें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? ए है संदर्भ पुस्तकें, बी है कहानियाँ और आख्यान व्याख्यान, सी है पाठ्य पुस्तक परीक्षा, और डी दिया हुआ है विवरण। तो इसमें हो जाएगा कहानियाँ और आख्यान। क्या हो जाएगा? कहानियाँ और आख्यान। तो इसमें है कहानियाँ और आख्यान ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा ईवीएस सीखने की क्रियाकलापों को रोचक तरीकों जैसे खेल, कहानियाँ, आख्यान, प्रोजेक्ट, सेमिनार तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, कला, खोज, निबंध एवं क्षेत्रीय परीक्षण एवं भ्रमण आदि के माध्यम से अत्यंत सहज एवं सरल बनाकर बच्चों को सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? ए है परिवार और दोस्त, बी है परिवहन के साधन, सी है जल संरक्षण, डी है हमारा स्वभाव। ये हो जाएगा परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर परिवार और दोस्त पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीम में से एक है। पर्यावरण अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इनमें अधोलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाता है। परिवार और मित्र, आश्रय, यात्रा, भोजन, पानी, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ए है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, बी है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, सी है करके सीखने के लिए, और डी है याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। ए भी सही है, बी और सी भी। आगे है इसमें
ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव निम्न क्रियाकलापों के लिए आयोजित किया जा सकता है। साइकोमोटर, जिसे मनोप्रेरणा कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, रटंत प्रणाली को कम करने के लिए और पुस्तकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि ए है गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं, बी है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, सी है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, डी है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इसमें हो जाएगा बी, सी और डी। बी भी सही है, सी और डी। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जाती है, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे विषय के मुद्दों बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, बी है क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, सी है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं और डी है आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। आगे है, इसमें पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि ये मुद्दे क्षेत्र भ्रमण के आसपास आयोजित किए जाते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार क्षेत्र भ्रमण को व्यवस्थित तरीके से बच्चों को अवधारणाएं सिखाने और सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कराया जाता है, जिससे वे आसानी पूर्वक मुद्दों को अपने व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन है? ए है समाचार पत्र, बी है सर्वेक्षण, डी है ट्विटर और सी है ट्विटर और डी है समुदाय के सदस्य। इसमें हो जाएगा समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन निम्न है: समाचार पत्र, सर्वेक्षण, समुदाय के सदस्य, सेमिनार आयोजन और सामूहिक परिचर्चा। अगला प्रश्न है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ए है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बी है सर्वेक्षण किया जाता है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, सी है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से और डी है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। ए भी सही है, बी और सी। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, भोजन थीम पर चर्चा के माध्यम से और प्रोजेक्ट सेमिनार आदि का आयोजन करके। अगला है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण है, ए है वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, बी है वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, सी है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं और डी है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। ये तीनों सही है, ए, बी और सी। आगे है,
ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी के बीच निम्न परिवर्तन होते हैं। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। बच्चों में सहयोगी अधिगम होने से टीम वर्क, आपसी मेल जोल आदि जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं। अगला है आकलन में स्व आकलन क्या है? तो स्व आकलन होता है सीखने के रूप में आकलन। आकलन में स्व आकलन सीखने के रूप में आकलन है। सीखने के रूप में आकलन तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से परिचित हो जाते हैं तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों पर पुनर्विचार आदि की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, जबकि सीखने के लिए आकलन सीखने के सुधार में होता है। अगला है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। बी है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। सी है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। और डी दिया हुआ है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। आगे है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा एवं संशोधन के लिए किया जाता है। शिक्षक डायरी शैक्षिक सत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों को नियोजित एवं प्रदर्शित करने के लिए होता है। इनमें शिक्षक डायरी में शिक्षा द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय व शिक्षण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का विवरण होता है। 30 प्रश्न पूरे हो चुके। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।